क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग की टेंडेंसी होगी, स्लीपिंग की टेंडेंसी होगी, तो यहाँ का फ्रिक्शन रहेगा काइनेटिक नेचर का ही। 9/10 ये आएगा 8/9, तो यहाँ से dt1 आएगा, dt इधर भेजिए, इट इज 4/9 dt वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, जब ये इसी से टक्कर मारेगा तो टक्कर मारते समय, मारने के बाद ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आएगी, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैं आज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट स्टिल क्वेश्चन सॉल्व करने में तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन को जब मैं एनालिसिस पे लाऊंगा तो इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ के 95% हो जाता है। तो ये 95% क्वेश्चन पे हम इसको रखते हैं। तो क्लियर कर रहा हूं कि उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक अंडर 500 एक्सपेक्टेड है वो, या उन जो अंडर 1000 रैंक किसी भी कीमत पे ला देंगे, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए। रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। Elastic cube sliding without friction along the horizontal floor hit a vertical wall with one of its face parallel to the wall. इस वॉल के पैरेलल इस ब्रिक का फेस है। The coefficient of friction between the wall and cube is mu. इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट mu है। The angle between the direction of the velocity v of the cube and the wall is alpha. ये वेलोसिटी और इस वॉल के बीच के पैरेलल जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, दिख रहा है। What will be the angle be after the collisions? What will be this angle be after the collision? कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी और वॉल की जो सरफेस है इसके बीच का कितना एंगल होगा। तो कोलिजन के पहले इस ब्रिक की वेलोसिटी और ये जो पैरेलल लाइन है इसके बीच का एंगल अल्फा है। तो बताइए कोलिजन के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी और इसके बीच में कितना एंगल होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आप ये क्वेश्चन करें ना, इंपैक्ट वाला क्वेश्चन हो, तो एक चीज आप ध्यान रखना, आपको ये चेक करना होता है कि जब ये इस तरीके से आएगा ना तो इस भी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा ऐसा, इट इज भी कॉस अल्फा, और एक बनेगा ऐसा, इट इज भी साइन अल्फा। ये बनेगा भी का कॉस अल्फा, ये बनेगा भी का साइन अल्फा, बन गया। अब जब ये वॉल इससे टकराएगा तो इस वाले वर्टिकल सरफेस से इस पे ऐसे इंपैक्ट मारेगा तो एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, एन बनेगा। जब एन आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू है। तो इस वॉल के पैरेलल, इस वॉल के पैरेलल इसमें म्यू की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो। ओके, इसमें डेटा नहीं था तो मैंने डेटा चेक किया था। तो क्वेश्चन में ये गिवन दैट है म्यू बराबर 2, ई की वैल्यू 1/2 है, अल्फा 37 डिग्री, ये मेंशन है। वही मैं कह रहा था कि बिना म्यू का ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो अब क्या होगा कि जब बॉल ऐसे टकराएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, और ये जो वेलोसिटी है इसके वजह से ब्लॉक ऐसे स्लिप करना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन आएगा, इस तरीके से फ्रिक्शन आएगा। एक और बात, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो भी और नहीं किया है तो भी आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इस एडवांस में आ सकता है, एकदम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पे फ्रिक्शन दिखा दिया। अब एक एक करके सोचेंगे क्वेश्चन को। देखो यही फिजिक्स है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने मन से सोच लूं कि ये होगा फिर आंसर आएगा, ऐसा नहीं। आपको लिखना और फिर क्वेश्चन में ही सोचना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपके सामने कह दूं कि देखो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आगे आंसर्स, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर पेंट्रेट होना है, आपको समझना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन के ही थ्रू समझ में आएगा कि आगे हमें क्या सोचना है, वो क्वेश्चन के ही थ्रू समझ में आएगा, डायरेक्ट नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है, नॉर्मल के अलोंग हम इक्वेशंस लिखेंगे, नॉर्मल के अलोंग इक्वेशंस लिखेंगे।
ये क्या लिखेंगे? एक्चुअल में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, वो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में बनाया जाता है, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में बनाया जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन इंपल्स के डायरेक्शन में बनाते हैं, एकदम गलत वर्ड है, और मैं श्योर हूं कि कई जगह पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कि इंपल्स के डायरेक्शन इंपल्स ई का इक्वेशन लिखा जाता है, एकदम गलत है, ध्यान रखना। इंपल्स इक्वेशन इंपल्स के डायरेक्शन नहीं बनता है, इंपल्स इक्वेशन कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में बनता है। अदरवाइज यहाँ पे तो इंपल्स इस एन और इस एफ आर का रिजल्टेंट ऐसे होगा, इसके अलॉन्ग आएगा, नहीं लिखना, अब गलत हो जाएगा। तो इंपल्स ई का इक्वेशन ऑलवेज मेड इन डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल बार बार बोल रहा हूं, दैट इज अंडरलाइन वर्ड, हमेशा आंसर सही आएगा। नाउ ई कितनी है? 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, जब ये इसी से टक्कर मारेगा तो टक्कर मारते समय, मारने के बाद ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आएगी, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी टक्कर मारने के बाद, ये टक्कर मारने की पहले की वेलोसिटी और टक्कर मारने के बाद वेलोसिटी इधर, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है ना, तो टक्कर मारने के बाद ये वाली वेलोसिटी इट इज v2, ऐसे लिखा। तो आप लिखेंगे v2, वॉल भाग नहीं रहा है तो v2 - 0 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच भी साइन अल्फा से हो रहा है ना, अप्रोच भी साइन अल्फा से हो रहा है, क्योंकि वॉल रुका हुआ है, भी साइन अल्फा से अप्रोच कर रहा है, तो आप इसको लिखेंगे भी साइन अल्फा। तो यहां से v2 की वैल्यू अब क्या आएगी? इट इज v/2 साइन अल्फा, और अल्फा हमने लिखा था 37 डिग्री, वहां पे लिख लीजिए, तो 3/5 इट इज 3v/10। क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया v2। अब लिखेंगे हम लोग इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लिखेंगे इंपल्स का इक्वेशंस। तो जब ये टक्कर मारेगा तो उसके बाद चूंकि वेलोसिटी इधर भी है तो हो सकता है ऐसे भागे, ऐसे, तो इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे आएगी, इट इज v1। अब हमें ये देखना है कि इस डायरेक्शन में कितना इंपल्स मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, लोग क्या करते हैं, अब लिखेंगे फ्रिक्शन के डायरेक्शन का इक्वेशन। तो फ्रिक्शन के अलोंग इंपल्स लिखेंगे ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्रिक्शन के इंपल्स होता है, फ्रिक्शन के इंपल्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है, फ्रिक्शन की इंपल्स की मैक्सिमम वैल्यू लोग लिख देते हैं, तुम भी लिखो, लिखो, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रिक्शन की इंपल्स की जो मैक्स वैल्यू आएगी ना, एफ मैक्स dt, ये बनेगा आपका, ये इंपल्स हो गया फ्रिक्शन टू dt, कोलिजन का टाइम dt है। एफ मैक्स क्या बनेगा? म्यू इज टू एन फ्रिक्शन, म्यू इज टू एन dt। नाउ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन गया एन dt। एन dt क्या है? नॉर्मल का इंपल्स है, तो नॉर्मल का इंपल्स कितना होगा? तो ये जो इस पे टक्कर मार रहा है ना, इस पे टक्कर मार रहा है, तो टक्कर मारते समय अगर टाइम dt टाइम तक ये वॉल, ये ब्रिक इस वॉल से टकराया, अगर dt टाइम तक ये ब्रिक इस वॉल से टकरा रहा है, तो जो नॉर्मल का इंपल्स आएगा वो आएगा एन dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो अगर मैं इधर प्लस माना हूं, इधर प्लस माना हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, तो अगर इधर मैं प्लस माना हूं तो इस डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम m इंटू v2 माइनस इस डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम, इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, वो क्या बनेगा? माइनस ऑफ m इंटू v साइन अल्फा, ये बनेगा m इंटू v2 फाइनल मोमेंटम, और मैंने इधर प्लस मानी है, एंड दैट्स वाई मैंने n dt को प्लस लिखा है। तो चेंज मोमेंटम, तो m इंटू v2 माइनस फाइनल मोमेंटम m इंटू v2 बन गया, और इनिशियल मोमेंटम m इंटू v साइन अल्फा, इधर है इसलिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, p2 माइनस p1 होता है, तो माइनस p1 नेगेटिव क्योंकि उधर है। अब ये निकालेंगे ये वैल्यू कितनी आती है, देखते हैं, आगे चल के लिखते हैं n dt इज इक्वल टू m v2, तो v2 ये है 3v/10 रखिए यहाँ पे, तो बन गया m 3v/10 माइनस माइनस प्लस प्लस m v साइन अल्फा,
तो एम भी साइन अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा 37 डिग्री है, तो साइन अल्फा हो जाएगा 3/5, अब 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे आएगा एन डी टी का इम्पल्स एम, ये 3 दूनी 6, 3 9 एम भी अपान 10, ये एन डी टी का इम्पल्स है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम इम्पल्स कितना मिलेगा, यहां पे पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर टाइम में आएगा, अभी पिक्चर तो टाइम में आएगा। ये तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये पिक्चर इस टाइम के अंदर आएगा। तो एफ मैक्स डी टी ये बनेगा म्यू एन डी टी, एन डी टी की जगह पे वो रख दूं जो कैलकुलेट किया, आगे म्यू रहने दूंगा। अब म्यू की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो यहां पर रखेंगे म्यू की जगह पे 2, और एन डी टी ये इट इज 9 एम भी अपान 10, नाउ वैल्यू इज 9 एम भी अपान 5, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम इंपल्स है। अब फ्रिक्शन वॉल के अलॉन्ग है, वॉल के अलॉन्ग है, तो आपको बताया जाता है कि इस वॉल के अलॉन्ग चेंज इन मोमेंटम लगाएंगे। कई लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस, कई लोग पढ़े होंगे, उनको भी देखने की जरूरत है, जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो खैर देखना ही है, ठीक है, उनको पढ़ना चाहिए था एक्चुअल में, बट नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, देखो। और जो पढ़े हैं वो अभी देखेंगे, इसलिए क्योंकि अभी तो डीटी लिख रहा हूं ना, ये बहुत प्यार से चल रहा है, अभी एक गड़बड़ चीज आएगी जो कहेगा कि ये अभी सोच रहा है, अभी तो बचा हुआ पिक्चर, अभी तो इस सारे के थ्रू हम इस पे पहुंचेंगे कि पिक्चर में कुछ गड़बड़ है, फिर गड़बड़ को सही करने के लिए फिर सोचेंगे, तो समझ में, अरे यार ये है, ये क्वेश्चंस होता है जी एडवांस के जो आते हैं एग्जाम के अंदर, और बच्चा टॉप 50 रैंक लाता है, टॉप 100 रैंक लाता है, और हम ऐसे क्वेश्चंस खूब भरमार लगा देते हैं क्वेश्चनों को। अगर पोटेंशियल होता तुम्हारे अंदर 100 लाने का ना, अगर पूरा ग्रुप ही होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि फिजिक्स सही में क्या होती है, फिजिक्स का लेवल क्या होता है। तो ये लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो इस रिडक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस रिडक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है भी कॉस अल्फा है, अल्फा किसके 37 डिग्री बराबर है, तो क्या आएगा भी कॉस 37, 4/5, 4/5, तो बनेगा 4v/5, ये इनिशियल है। टक्कर के बाद इस रिडक्शन की वेलोसिटी लेट कितना मैंने बोला था, v1 है, v1 लिख दिया। अब लिखेंगे मोमेंटम इस रिडक्शन, फ्रिक्शन किधर है, फ्रिक्शन का इंपल्स नीचे को है ऐसे, फ्रिक्शन का इंपल्स ऐसे आएगा। अब मैं अगर इधर से डायरेक्शन को प्लस मान लूं, इधर को अगर मैं प्लस मान लूं, नीचे का डायरेक्शन प्लस मान लूं, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 9mv/5। लिखो, अभी मत सोचना कि सर गलत कर रहे हैं, अगर बहुत समझदार होगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि सर गलत कर रहा है, बट ठीक है गलत करने दो, मुझे भी तो समझ में आया कि हम गलत कर रहे हैं, अभी इसके बाद समझ में आएगा गलत क्या कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो तो करते रहो करते रहो करते रहो, गलती लगा दिमाग लगा दो, अंतिम में उसके कैलकुलेशन, अगर फिजिक्स तुम्हारी तगड़ी है तो कैलकुलेशन बता देगा कि यार कुछ तो मिस्टेक हुआ है, फिर जैसे दिमाग कहेगा कुछ तो मिस्टेक हुआ है, वापस जाओ, बशर्ते कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 9mv/5 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, नीचे को प्लस है, प्लस है, नीचे को प्लस है, फाइनल मोमेंटम कितना है, अब देखो एक सेकेंड, ये वेलोसिटी किधर थी, इधर थी, दिख रहा हो ना, दिमाग सोचना शुरू कर दिया क्या हो रहा है, ये इधर आया, फ्रिक्शन इधर, तो नीचे को प्लस, तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी मैंने ऊपर ही को मानी है, लिखते हैं, सोचते हैं, ये बनेगा फाइनल मोमेंटम, इसका मास है m, तो आप लिखेंगे m इंटू v1, माइनस साइन क्योंकि उधर है, नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो माइनस फाइनल मोमेंटम, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम में ऊपर है तो फिर माइनस लिखेंगे, माइनस मास m इंटू 4v/5, ये लिखा। फ्रिक्शन का इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, आई थिंक आप समझ गए होंगे आप। अब इस वैल्यू को लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इधर आएगा, तो ये 9 में से 4 गया 5, ये आ जाएगा mv बराबर माइनस mv1, v1 आ गया कितना -v। इसका मतलब ये है कि एक ये कह रहा माइनस साइन कि ये जो वेलोसिटी ऊपर को आ रही है, ऊपर को ना होके नीचे को होगी। आई थिंक कैलकुलेशन मैंने सही किया,
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4/5, 9 में से 4 गया 5/5, तो ठीक है। ओके, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अब माइनस साइन आ गया भाई, ये खेल खेल दिया। देखिए कैसे, ये अगर ऐसा वॉल हो ना और एक ब्लॉक को आप ऐसे फेंकें, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अगर पेन ब्लॉक है ना, ये अगर ऐसे जाए, ये ऐसे जाके इस पर टक्कर मारे ऐसे, तो ऐसे लौटे, ये नहीं होगा। या अगर ऐसे टक्कर मारेगा तो ऐसे ही जाएगा, यही हो सकता, पीछे नहीं लौटेगा। देखो, ये ब्लॉक है, ये बॉल है, तो जब ये ऐसे जाएगा ना, इसे टक्कर मारेगा, जब ऐसे जाके इससे टक्कर मारेगा ऐसे, तो उसके बाद ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये ऐसे सरफेस पे ऐसे मारे टक्कर और ये ऐसे लौटा, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताता हूं। अब इसके अंदर पिक्चर है, माइनस साइन कह रहा है कि वो नीचे लौटेगा। अब सोच रहे हैं क्या होगा, देखिएगा इसमें होगा ये कि ये वॉल है, जब इस पे ब्लॉक टक्कर मारेगा ना, टक्कर मारेगा, तो फ्रिक्शन का क्या है काम है, रिलेटिव मोशन रोकना। फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन रोकना, रिलेटिव मोशन रोकना। तो इसमें होगा ये कि नॉर्मल रिएक्शन एन dt टाइम तक काम करेगा, dt टाइम तक काम करेगा, लेकिन यहां पे जो फ्रिक्शन है, यहां पे जो फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन, वो पूरा dt टाइम तक काम नहीं करेगा, वो इससे कम टाइम तक काम करेगा और रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन ही। क्योंकि शुरू में इस रिएक्शन की वेलोसिटी है और इस सरफेस की 0 है, तो इसकी वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होगी तब तक यहां पे फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा, क्योंकि यहां पे स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, तो यहां का फ्रिक्शन रहेगा काइनेटिक नेचर का ही। लेकिन वो काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन अगर इतने टाइम तक रह गया तो फिर ये ब्लॉक नीचे भाग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन क्या चाहता है, स्लिपिंग न हो। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ये वॉल के बीच में वाला फ्रिक्शन, आने वाला फ्रिक्शन ऐसा कर सकता है कि स्लिपिंग रुक जाए? अगर कर सकता है तो फिर वही फेवरेबल कंडीशन है, तो फिर वही होगा, फ्रिक्शन वही करेगा, स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा, स्लिपिंग को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, होगा ये कि यहां पे जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वो आएगा तो जरूर काइनेटिक फ्रिक्शन, μ/n का फ्रिक्शन आएगा, लेकिन वो dt1 टाइम तक आएगा, इतने ही टाइम तक आएगा, और इतने टाइम में आने के बाद, और ये dt1 इस dt से कम होगा, ये dt1 इस dt से कम होगा, और इतने कम टाइम तक आके इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 कर देगा, 0 कर देगा, और फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की 0 हो जाएगी, बट इस डायरेक्शन की बस रहेगी जो ई की इक्वेशन आया है। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि ब्लॉक कैसे जाएगा, टक्कर मारेगा, टक्कर मार के इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऐसे रिबाउंड होगा, ऐसे रिबाउंड होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं, देखना। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना इंपल्स दे सकता है, 9 MV/5 का फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना इंपल्स दे सकता है, इतना दे सकता है, 9 MV/5 का मैक्सिमम इंपल्स दे सकता है। इस पे लिख दिया मैंने, दे सकता है, दे सकता है। और इस डायरेक्शन में कितने का इंपल्स है इनिशियली, जो इनिशियल इंपल्स है, इनिशियल इंपल्स है वो मास m इंटू ये, तो 4 MV/5 इतने का इनिशियल इंपल्स है, और फ्रिक्शन इतना इंपल्स दे सकता है।
उल्टे डायरेक्शन में दे सकता है, उल्टे डायरेक्शन में इतना इंपल्स दे सकता है, और इतना ही इंपल्स ऊपर की ओर है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इतना दे सकता है, इतना ना देके इतना इंपल्स देगा dt टाइम में, इतना इंपल्स देगा dt टाइम में, तो कम टाइम के लिए फ्रिक्शन काम करेगा, और उस कम टाइम में वो सिर्फ इतना ही इंपल्स देगा उल्टे डायरेक्शन में, और इस इंपल्स को खत्म कर देगा, इस मोमेंटम को खत्म कर देगा, फिर इधर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर यहां का फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन स्टैटिक जीरो बना रहेगा, ताकि इधर की वेलोसिटी डेवलप ना हो, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो इन डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस। तो सिर्फ इस डायरेक्शन की बस वेलोसिटी बचेगी इसके पास। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, एकदम समझ में आनी चाहिए, आनी तो चाहिए ही। तो मैं क्या कहूंगा कि फाइनल जो हमारा आंसर होगा उस तो पहले बताओ, फिर अभी सोचना बाकी है। जो फाइनल आंसर होगा उसमें क्या होगा कि जो वॉल है, इस वॉल पे जब ये ब्लॉक ऐसे आएगा ना, तो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और कितने की वेलोसिटी होगी, v2 3v/10, 3v/10 तो होगी 3v/10, इतने की वेलोसिटी होगी। और पूछा गया था बताइए इस वॉल के साथ एंगल कितना होगा बाद वाला, तो ये जो एंगल अगर थीटा है तो दिस थीटा विल बी 90 डिग्री, और ये आपका आंसर है। अब इसमें कोई ये भी पूछ सकता था, क्या क्या चीजें पूछ सकता था, पहला कि बताइए इसके इसके बीच में जो फ्रिक्शन काम किया था वो स्टैटिक था कि काइनेटिक। कई बच्चे पता कहते हैं कि सर नहीं सर ये काइनेटिक नहीं होगा, ये स्टैटिक होगा, और स्टैटिक dt टाइम तक होगा। एकदम नहीं, स्टैटिक का मतलब है कि शुरू में ही यहाँ पे स्लिपिंग ना हो, शुरू में ही स्लिपिंग ना हो, इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन की इसके शुरू में ही बराबर हो, तो वॉल का जीरो है इसका भी जीरो हो जाए शुरू में ही। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे शुरू में ही जीरो हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी dt टाइम के अंदर इसके पास वेलोसिटी है जो dt इंटरवल में धीरे धीरे घट के जीरो होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, और इसकी वेलोसिटी सिर्फ dt1 टाइम तक इस डायरेक्शन में स्लिप करेगी और फिर उसके बाद जीरो हो जाएगी। तो जब स्लिप करेगी यहाँ पे वो स्लिपिंग होगी बट बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, और टेंडिंग टू जीरो का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा इसके ऊपर टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, बट स्लिपिंग होगी ही, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे काम करेगा, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कर रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक की लिमिटिंग भी नहीं काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, मस्ट बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप कहेंगे यहां पे कि पहला कि काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा इसमें स्टेटमेंट आप क्या बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो वर्क करेगा dt1 इट विल बी लेस देन dt टाइम। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइम है, फ्रिक्शन का टाइम वो dt से कम होगा, और dt टाइम तक कौन काम किया है, नॉर्मल रिएक्शन dt टाइम तक काम करेगा, जबकि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन dt1 टाइम तक काम करेगा, और ये इससे कम होगा। और हम चाहें तो ये रेशियो भी निकाल सकते हैं कि कितना रेशियो पे काम करेगा। देखो कैसे क्या होगा, यहाँ पे ये जो v1 dt1 है ना, v1 dt1 बेसिकली यही बैलेंस करेगा किसको, इस डायरेक्शन के मोमेंटम को जीरो करेगा, और इस डायरेक्शन का मोमेंटम कितना है 4v/5, m मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम के लिए, तो हो जाएगा 4mv/5 ये इक्वेशन है। और μn dt1 और n dt की वैल्यू कितनी है, n dt 9mv/10 है, n dt 9mv/10 है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, n से n कटेगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो 2dt1/dt इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/5 9/10, ये आएगा 8/9, तो यहां से dt1 आएगा, dt इधर भेजिए, इट इज 4/9 dt, ये है। तो देख सकते हैं जो टाइम आया है वो dt से 4/9 है, dt से कम टाइम तक काम किया बेसिकली। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और ये इसकी एनालिसिस थी। इसमें जो पॉइंट्स थे वो कौन कौन से पॉइंट थे कि यहाँ पे फ्रिक्शन शुरू में काइनेटिक होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जितने टाइम तक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा उससे कम टाइम तक काम करेगा, ठीक है। एक इक्वेशन कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन बनाए जाते हैं,